नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं शुभांगी। आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए बयान में मंगलवार को बताया गया कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी की कई नेताओं से मुलाकात की संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसियो लूला डी सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरियो का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्राइका का हिस्सा है और G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों पर भारत का रुख सामने रखेंगे और पिछले 2 वर्षों में भारत द्वारा आयोजित G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया की यात्रा पर रहेंगे, तो वहीं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर 19 और 21 नवंबर तक गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। देश में इस महीने 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साथ ही कई राज्यों में इस दौरान उपचुनाव भी होंगे। और आज झारखंड के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ साथ वायनाड लोकसभा उपचुनाव और 10 राज्यों के 31 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोगों से मतदान करने की अपील की और इसे लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा अवसर बताया। आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और आज इस लोकसभा सीट पर भी मतदान डाले गए। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पर संदेश जारी करते हुए लिखा और साथ ही कहा कि मतदान से हम एक ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर और समावेशी विकास सुनिश्चित करे। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड के मतदाताओं से अपील की कि झारखंड के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे भ्रष्टाचार, घुसपैठ और तुष्टीकरण मुक्त और विकसित झारखंड के निर्माण के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए आज बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए ये भी बता दिया है कि उसका फैसला किन जगहों पर लागू नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि उसका निर्देश उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां सार्वजनिक भूमि पर कोई अनाधिकृत निर्माण है, साथ ही वहां भी जहां न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मनमानी तरीके से बुलडोजर चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी है। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है। अदालत ने आगे कहा कि मकान सिर्फ एक संपत्ति ही नहीं है बल्कि पूरे परिवार के लिए आश्रय है और इसे ध्वस्त करने से पहले राज्य को यह विचार करना चाहिए कि क्या पूरे परिवार को आश्रय से वंचित करने के लिए यह अतिवादी कदम आवश्यक है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथ की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी और इस पीठ ने यह फैसला लिया कि लोगों के घर सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिए जाए कि वे आरोपी या दोषी है तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। न्यायमूर्ति गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाए और नोटिस जारी किए जाने के 15 दिनों के भीतर भी कोई तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर फैसला देने के बाद और देश भर में इसके विरुद्ध गाइडलाइन तैयार करने के बाद यूपी सरकार की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार का कहना है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि कानून का राज हो। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा, साथ ही माफिया प्रवृत्ति के तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को यूपी सरकार की तरफ से पूर्ण समर्थन मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि कानून का राज सब पर लागू होता है। हालांकि ये फैसला जिस याचिका पर दी गई थी वो जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित मामले को लेकर थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी पार्टी नहीं थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग आजकल नेताओं के बैग चेक कर रही है। इससे पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बैग की तलाशी ली गई थी और अब सीएम शिंदे के बैग की तलाशी ली गई। पालघर में सीएम शिंदे के बैग की निर्वाचन अधिकारियों ने जांच की। पालघर के कोलवाड़े पुलिस परेड ग्राउंड में हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का बैग चेक किया गया। ये कार्रवाई हेलीपैड पर उनके उतरने के बाद हुई। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने बुधवार को एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सुरक्षाकर्मी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बैग की जांच करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि केवल दिखावे के लिए संविधान का सहारा लेना पर्याप्त नहीं है और सभी को संवैधानिक व्यवस्था का पालन भी करना चाहिए। इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए लातूर और यवतमाल जिलों में जब उद्धव ठाकरे पहुंचे तब निर्वाचन अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की थी। इन तलाशियों के बाद उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी उनके चुनाव प्रचार के दौरान यही नियम लागू किया जाएगा। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार के भी संसदीय सचिवों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाने के आदेश दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए मुख्य संसदीय सचिव अब अपना स्थान नहीं रख पाएंगे। इस फैसले के बाद वर्तमान सरकार में कार्य कर रहे 6 मुख्य संसदीय सचिवों को अपना पद व सुविधाएं छोड़नी होंगी। जस्टिस विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसके साथ ये भी निर्देश दिए हैं कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएं। इस फैसले के बाद कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव अधिनियम 2006 को शून्य घोषित कर दिया। जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये पद सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करते हैं और सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली जानी चाहिए। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है। दरअसल उन्हें एक पत्र भेजा गया है जो इस हलचल की वजह है। स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र के माध्यम से अर्जुन भवन को 15 दिनों के अंदर उड़ा देने की धमकी दी गई है। इस पत्र को भेजने वाले का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। ये पत्र सुपौल जिले के छतापुर थाना क्षेत्र के कामत किशुनगंज गाँव निवासी कुंदन कुमार ने भेजा है। सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने बताया कि इस पत्र में कुंदन कुमार ने 2 मोबाइल नंबर भी दिए हैं। प्रयागराज में इस वक्त लोक सेवा संघ आयोग के दफ्तर के बाहर 10,000 से अधिक छात्र धरना दे रहे हैं और इसी बीच प्रयागराज के फूलपुर में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फूलपुर अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। वो बमरौली एयरपोर्ट पर प्राइवेट प्लेन से उतरेंगे। वो प्रयागराज एक ऐसे मौके पर आ रहे हैं जब एक और फूलपुर में उपचुनाव है तो वहीं सिविल लाइन स्थिति यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा स्थल पर तकरीबन 1.5 घंटे रहेंगे। इसी बीच उन्होंने एक कविता के माध्यम से धरनारत छात्र मुद्दे पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि हर लड़की का सपना कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया और एक्स पर ये लिखा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीएस और आरओ की प्री परीक्षाएं एक से अधिक दिन और पालियों में कराने के खिलाफ हजारों छात्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर बुधवार को उपचुनाव का मतदान था और यहां से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने मतदान के बीच मालापुर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इससे वहां का माहौल बिगड़ गया। इस घटना के बाद वहां हंगामा हो गया। दरअसल यहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम में ग्रामीणों की मांग को लेकर झड़प हो गई थी, जिसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। मिली जानकारी के अनुसार देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की कचरावता ग्राम पंचायत के समरावत गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। ग्रामीणों का कहना था कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया। इससे वो नाखुश है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि अर्जुन ने आईपीएल में सिर्फ 5 मैच खेले हैं, पर इस आईपीएल में उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण उनका हालिया परफॉर्मेंस है। अर्जुन ने एक रणजी मैच में खतरनाक गेंदबाजी की है। उन्होंने 5 विकेट झटके हैं। इसके बाद से हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल रणजी ट्रॉफी में इन दिनों गोवा और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैच खेला जा रहा है। अरुणाचल ने पहली पारी में ऑल आउट होने तक महज 84 रन बनाए। इस दौरान गोवा के गेंदबाज अर्जुन बल्लेबाजों पर भारी पड़ गए। उन्होंने 9 ओवरों में 25 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके साथ ही 3 मेडन ओवर भी निकाले। अर्जुन ने ओपनर खिलाड़ी नवम हचांग को 0 पर आउट कर दिया। टीम इंडिया के लगातार हार के बाद टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का समय अभी कुछ सही नहीं जा रहा है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग पर टिप्पणी की थी। पॉन्टिंग ने भी गंभीर की इस टिप्पणी का जवाब दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत के मुख्य कोच जल्दी चिढ़ जाते हैं। साथ ही आईसीसी को दिए इंटरव्यू में पॉन्टिंग ने कहा कि कोहली की खराब परफॉर्मेंस चिंता का विषय होगा और किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को 5 साल में सिर्फ 2 शतक के साथ टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कोहली की वापसी करने की क्षमता की भी सराहना की। अजय देवगन और रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन ने रिलीज के साथ ही एक अच्छी खासी कमाई की थी और फैंस को बहुत इम्प्रेस किया था, लेकिन अब फिल्म की पकड़ ढीली पड़ रही है। अब इस फिल्म को कमाई कम देखने को मिल रही है। फिल्म का बजट तकरीबन 350 करोड़ है और अभी फिल्म ने 250 करोड़ भी नहीं कमाए हैं। ऐसे में जिस हिसाब से फिल्म निराशाजनक कलेक्शन कर रही है, फिल्म फ्लॉप की तरफ तेजी से बढ़ रही है। फिल्म ने 12वें दिन सिर्फ 3.5 करोड़ का ही बिजनेस किया है। वहीं 13वें दिन भी फिल्म के बहुत अच्छे कलेक्शन करने की उम्मीद नहीं थी। सिंघम अगेन में स्पेशल रोल करने के बाद भाईजान सलमान खान बहुत जल्द अपनी फिल्म सिकंदर लेकर आ रहे हैं। सलमान फिल्म की शूटिंग में काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। हाल ही में सलमान हैदराबाद में अपनी फिल्म सिकंदर को शूट करने पहुंचे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सलमान हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। सलमान हैदराबाद में फिल्म से जुड़े कुछ सीन्स शूट कर रहे थे, जिसमें एक गाना भी शामिल था। लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद भी वो अपने शूट पे बिजी रहे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को इस क्षेत्र में विशेष रूप से गजा में चल रहे स्थिति पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब पश्चिमी एशिया में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में आज जयशंकर ने इस मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक स्थिति को दोहराया। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने बुर्के पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद स्विट्जरलैंड खासी चर्चाओं में आ गया है। देश में आधिकारिक तौर पर बुर्के पर बैन 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। दरअसल स्विट्जरलैंड सरकार का तर्क है कि यह प्रतिबंध सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सरकार का मानना है कि पूरे चेहरे ढकने वाले कपड़े पहनने से पहचान छुपाने में आसानी होती है और इससे अपराध बढ़ सकता है। इसके अलावा सरकार का ये भी मानना है कि ये प्रतिबंध महिलाओं को स्वतंत्रता देने में मदद करेगा, क्योंकि उन्हें समाज में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अपना चेहरा दिखाने की जरूरत है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 15। नमस्कार।